आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलने जा रहे हैं जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों की। ये एक ऐसी घटना है जो इतने दशक बाद भी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं आज की एक तस्वीर से। ये नागासाकी शहर है जैसा आज ये दिखता है, जिंदगी से भरपूर, एकदम शांत और खूबसूरत, है ना। यहाँ की सड़कें, इमारतें, ये सब देखकर यकीन करना मुश्किल होता है कि इसी शहर ने इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक को झेला है। क्योंकि 1945 में ये शहर कुछ ऐसा दिखता था, बस मलबे का एक अंतहीन ढेर। एक जीता जागता शहर पलक झपकते ही राख में तब्दील हो गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे एक खूबसूरत शहर मलबे का ढेर बना और फिर उस मलबे से निकलकर वापस आज ऐसा बन गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। समझते हैं कि वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने जापान और अमेरिका को एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से ये टकराव तय था। तो देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत में जापान अपनी ताकत बढ़ा रहा था, एक साम्राज्य बना रहा था। 1931 में उसने मंचूरिया पर हमला किया। अमेरिका को जापान का यह विस्तार पसंद नहीं आया, तो उसने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, और सबसे बड़ा प्रतिबंध था तेल पर। सोचिए, जापान का 80% तेल अमेरिका से आता था, जो बंद हो गया। इसी के जवाब में जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, और इसी हमले ने अमेरिका को दूसरे विश्व युद्ध में खींच लिया। पर्ल हार्बर के बाद प्रशांत महासागर जंग का मैदान बन गया, और ये लड़ाई एक कभी न खत्म होने वाले युद्ध की तरह लगने लगी। बहुत ही क्रूर, पारंपरिक तरीके से जीतना लगभग नामुमकिन लग रहा था, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी जापानी सेना की सोच। इसका सबसे बड़ा सबूत है ओकिनावा की लड़ाई। सिर्फ एक छोटे से द्वीप पर कब्जा करने के लिए 2,72,000 से ज्यादा जाने गई। इनमें 12,000 अमेरिकी सैनिक, 1,10,000 जापानी सैनिक और सबसे ज्यादा 1 लाख से भी ज्यादा आम नागरिक थे। इस भयानक कीमत ने अमेरिकी लीडर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर एक द्वीप के लिए ये हाल है, तो पूरे जापान पर जमीनी हमला, जिसे ऑपरेशन डाउनफॉल कहा जा रहा था, वो कितना ज्यादा विनाशकारी होगा। तो सवाल यह है कि जापानी सैनिक पीछे हटने को तैयार क्यों नहीं थे? वजह थी एक तरह की ब्रेन वॉशिंग। उनकी पुरानी समुराई परंपरा बुशिडो को एक नया रूप दिया गया। लोगों को सिखाया गया कि सम्राट के लिए मरना ही सबसे बड़ा सम्मान है और सरेंडर करना सबसे बड़ी बेइज्जती। इसी सोच से निकले थे कामिकाजी पायलट, जो अपने विमानों को सीधा दुश्मन के जहाज़ों से टकरा देते थे। मतलब ये एक ऐसी संस्कृति थी जहां सैनिक तो क्या, आम नागरिक भी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार थे। जापान की यही आखिरी दम तक लड़ने की जिद ने अमेरिका को एक बहुत मुश्किल दुविधा में डाल दिया था। और इसी बीच अप्रैल 1945 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मौत हो गई और हैरी ट्रूमन नए राष्ट्रपति बने। उनके आते ही मैनहट्टन प्रोजेक्ट का टेस्ट सफल हुआ, और उनके सामने युद्ध को खत्म करने का एक ऐसा विकल्प आ गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा सोचिए, ट्रूमैन के पास 2 बहुत ही भयानक विकल्प थे। पहला था ऑपरेशन डाउनफॉल, मतलब जापान पर सीधा जमीनी हमला करो। अनुमान था कि इसमें 10 लाख अमेरिकी सैनिक मारे जा सकते हैं और युद्ध कई साल और खिंच सकता था। दूसरा विकल्प था एक बिल्कुल नया, एक विनाशकारी हथियार इस्तेमाल करना, एटम बॉम्ब। इसके नतीजे क्या होंगे कोई नहीं जानता था, लेकिन ये शायद युद्ध को तुरंत खत्म कर सकता था। ये वाकई में युद्ध का एक बहुत भयानक गणित था। और जब पहले एटम बम का सफल टेस्ट हुआ, तो उसे बनाने वाले वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के दिमाग में भगवद गीता की ये लाइन आई। ये एक लाइन ही बता देती है कि इंसान ने उस दिन कैसी भयानक ताकत बना ली थी और उसे बनाने वालों के दिल पर कितना बड़ा नैतिक बोझ था। और फिर वो फैसला ले लिया गया। तो चलिए अब चलते हैं 6 और 9 अगस्त 1945 की उन तारीखों पर, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब आसमान से आग बरसी तो जमीन पर लोगों पर असल में क्या बीती। परमाणु बम फटने पर होता क्या है? सबसे पहले सूरज से भी तेज एक अंधी कर देने वाली रोशनी होती है। फिर एक आग का गोला बनता है जो जमीन का तापमान 1 सेकंड में 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा देता है। इसके बाद आती है एक भयंकर शॉकवेव जो तूफान की तरह इमारतों को ताश के पत्तों की तरह उड़ा देती है, और आखिर में होती है काली बारिश, जहरीले रेडियोएक्टिव कणों की एक चिपचिपी बारिश जो बचे खुचे लोगों पर गिरती है।
बम की ताकत इतनी ज्यादा थी कि जो लोग धमाके के बिल्कुल पास थे वो तो एक पल में भाप बन गए। वो बस गायब हो गए। पीछे रह गई तो सिर्फ उनकी परछाइयां, जो हमेशा के लिए पत्थरों और दीवारों पर छप गईं। ये तस्वीर उसी अभूतपूर्व विनाश की गवाह है। कुल मिलाकर इन 2 बमों ने लगभग 2 लाख लोगों की जान ले ली। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मरने वालों में 95% आम नागरिक थे, सैनिक नहीं, आम लोग। 2 लाख जाने, और उनमें से भी 95% आम नागरिक। बस इसी एक आंकड़े की वजह से ये घटना आज भी एक सवाल बनी हुई है। क्या ये करना जरूरी था? क्या ये सही था? चलिए इस बहस के दोनों पक्षों को समझते हैं। तो देखिए, अमेरिका का तर्क हमेशा से ये रहा है कि बम गिराना एक जरूरी बुराई थी। उनका कहना है कि इससे जमीनी हमला टल गया और 10 लाख अमेरिकी सैनिकों की जान बच गई। वो ये भी कहते हैं कि जापान सरेंडर करने को तैयार ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि बम आम लोगों के शहरों पर गिराए गए, सैन्य ठिकानों पर नहीं, और जापान तो सोवियत हमले के बाद वैसे भी हार मानने वाला था। उनका ये भी मानना है कि नागासाकी पर दूसरा बम गिराने की कोई जरूरत ही नहीं थी। और ये बहस सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। 1991 में हुए एक सर्वे में 63% अमेरिकियों ने माना कि बम गिराना सही था, जबकि सिर्फ 29% जापानीज इस बात से सहमत थे। ये दिखाता है कि इस एक घटना को लेकर सोच कितनी अलग-अलग है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं। ये एक नैतिक दुविधा है जो इस पूरी कहानी का सार है। सोचिए, अगर लाखों लोगों की जान बचाने के लिए शर्त यह हो कि एक लीडर को अपने हाथों से एक बेगुनाह इंसान की जान लेनी पड़े, तो क्या यह सही होगा? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिरोशिमा और नागासाकी से जुड़े सवालों का कोई आसान जवाब नहीं है।